ममता बनर्जी की मुश्किलें बढ़ने वाली हैं क्योंकि सीबीआई दफ्तर में जाकर धरना देना उनके लिए भारी पड़ने वाला है। सीबीआई ममता बनर्जी और बंगाल के कानून मंत्री के खिलाफ मामला दर्ज कर सकती है। सुप्रीम कोर्ट सीबीआई से कहा कि वह कानून तोड़ने पर मुख्यमंत्री और कानून मंत्री पर कार्रवाई करने को स्वतंत्र है। सीबीआई ने सुप्रीम कोर्ट में मुख्यमंत्री ममता बनर्जी द्वारा समर्थकों के साथ सीबीआई दफ्तर पर धरना देने की अभूतपूर्व घटना का हवाला दे टीएमसी नेताओं की हाउस अरेस्ट का विरोध किया। इसी बात पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि वह कानून तोड़ने पर मुख्यमंत्री और कानून मंत्री पर कार्रवाई करने को स्वतंत्र है, लेकिन उनके कृत्यों का खामियाजा अभियुक्त नहीं भुगत सकते। कोर्ट ने कहा कि नेताओं के धरने आदि को सराहा नहीं जा सकता, न ही कोर्ट मुख्यमंत्री और कानून मंत्री के कृत्यों का समर्थन करता है। अभियुक्तों की जमानत और नेताओं के कृत्य दोनों अलग अलग मामले हैं, उन्हें मिलाकर नहीं देखा जा सकता। टीएमसी नेताओं के हाउस अरेस्ट के आदेश में दखल देने की अनिच्छुक दिख रही पीठ का मंतव्य समझते हुए सीबीआई ने सुप्रीम कोर्ट से अपनी याचिका वापस ले ली। सीबीआई ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल कर नारद घोटाले में गिरफ्तार किए गए टीएमसी नेताओं के हाउस अरेस्ट के हाईकोर्ट आदेश को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी। सीबीआई ने नेताओं की गिरफ्तारी पर राज्य की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के समर्थन के साथ सीबीआई दफ्तर पर धरना देने और सीबीआई अधिकारियों के दफ्तर से बाहर न आ सकने की अभूतपूर्व स्थिति को आधार बनाया था। साथ ही राज्य के कानून मंत्री का आदेश जारी होने तक कोर्ट में रहने को भी दबाव के दांवपेच अपनाने की तरह पेश किया था। जस्टिस विनीत सरन और बीआर गवई की पीठ ने सीबीआई को याचिका वापस लेने की इजाजत देते हुए कहा कि वह मामले को मेरिट पर कोई आदेश नहीं दे रहे हैं। इस मामले की सुनवाई हाईकोर्ट की 5 न्यायाधीशों की पीठ कर रही है। याचिकाकर्ता सीबीआई और अन्य पक्षकार सारी दलीलें हाईकोर्ट के सामने रख सकते हैं। इससे पहले सीबीआई की ओर से पेश सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि यह मामला बहुत गंभीर है, सुप्रीम कोर्ट को इसका संज्ञान लेना चाहिए। यह देखा जाना चाहिए कि किन परिस्थितियों में हाउस अरेस्ट का आदेश पारित हुआ। मेहता ने कहा कि मामले की जांच चल रही है। सीबीआई ने 4 लोगों को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तारी के बाद लोगों की भीड़ ने सीबीआई का दफ्तर घेर लिया। मुख्यमंत्री भी वहां आ गई और उन्होंने भी धरना देना शुरू कर दिया। भीड़ ने सीबीआई दफ्तर पर पत्थरबाजी की, जिसके कारण अधिकारी दफ्तर से बाहर नहीं निकल पाए। सीबीआई के लोक अभियोजक जमानत का विरोध करने के लिए कोर्ट नहीं पहुंच पाए और उन्होंने मोबाइल फोन के जरिए बहस की। दूसरी ओर राज्य के कानून मंत्री आदेश पारित होने तक कोर्ट में बने रहे। मुख्यमंत्री और कानून मंत्री ने सीबीआई पर दबाव बनाया। मुख्यमंत्री गिरफ्तार लोगों के समर्थन में थी। इन परिस्थितियों में हुई हाई कोर्ट की सुनवाई पर शीर्ष अदालत को गौर करना चाहिए। तुषार मेहता ने कहा कि मामले को राज्य के बाहर स्थानांतरित किया जाना चाहिए, लेकिन पीठ उनकी दलीलों से सहमत नहीं हुई। पीठ ने कहा कि मामले की सुनवाई हाई कोर्ट की 5 न्यायाधीशों की संविधान पीठ कर रही है। मामले को राज्य से बाहर स्थानांतरित करना हाई कोर्ट को हतोत्साहित करना होगा। कोर्ट पर दबाव की दलील पर पीठ ने कहा कि हम नहीं समझते कि हमारी अदालतें किसी दबाव में आ सकती हैं। जस्टिस गवई ने इस संबंध में अपना एक पुराना संस्मरण भी सुनाया। 2016 के नारद स्टिंग टेप मामले में सीबीआई के अधिकारियों द्वारा तृणमूल कांग्रेस के 2 मंत्रियों फरहाद हकीम और सुब्रत मुखर्जी के साथ ही वर्तमान विधायक मदन मित्रा और कोलकाता नगर निगम के पूर्व मेयर सोवन चट्टोपाध्याय को गिरफ्तार करने के बाद राजनीति गर्मा चुकी है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज ऑफ इंडिया। दुनिया की प्रमुख डिजिटल कंपनीज गूगल और फेसबुक ने कहा कि वे नए आईटी नियमों के लिए कदम उठा रहे हैं, लेकिन ट्विटर ने अब तक कुछ नहीं कहा है। सोशल मीडिया कंपनीज के लिए नए आईटी नियम के प्रभाव में आने के कुछ घंटे पहले कंपनीज ने ये बात कही। नए नियम की घोषणा 25 फरवरी को की गई थी। इस नए नियम के तहत ट्विटर, फेसबुक, इंस्टाग्राम और व्हाट्सएप जैसे बड़े सोशल मीडिया मंच को अतिरिक्त उपाय करने की जरूरत होगी। इनमें मुख्य अनुपालन अधिकारी, नोडल अधिकारी और शिकायत अधिकारी की नियुक्ति आदि शामिल हैं। ट्विटर, फेसबुक समेत अन्य सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म 26 मई 2021 तक की समय सीमा मिलने के बावजूद केंद्र सरकार द्वारा जारी किए गए दिशा निर्देशों का पालन करने में अब तक असफल रहे। ऐसे में आगे इनके बने रहने पर इनके विरुद्ध कानूनी कार्रवाई हो सकती है। केंद्र सरकार के इलेक्ट्रॉनिक्स एवं इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी मंत्रालय ने इस साल 25 फरवरी को सभी सोशल मीडिया कंपनीज को नए नियमों का पालन करने के लिए 3 महीने का समय दिया था। इनमें भारत सरकार ने कंपनीज को इंटरमीडिएटरी गाइडलाइंस एवं डिजिटल मीडिया एथिक्स कोड रूल्स 2021 के तहत नियमों का पालन करने के लिए कहा था।
लेकिन कई सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स ऐसा करने में असफल रहे। सूत्रों का कहना है कि यदि सोशल मीडिया कंपनीज नियमों का पालन नहीं करेंगी तो वे बिचौलियों के रूप में अपनी स्थिति और सुरक्षा खो सकती हैं। साथ ही भारत के मौजूदा कानूनों के अनुसार आपराधिक कार्रवाई के लिए उत्तरदायी हो सकती हैं। केंद्र सरकार ने कंपनीज को दिशा निर्देश देते हुए कहा था, ऐसे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म देश में 3 टायर सेल्फ रेगुलेटरी फ्रेमवर्क के तहत 3 अफसर तैनात करें जिनकी हर मामले में जवाबदेही हो, साथ में किसी शिकायत का तुरंत निपटान किया जा सके। इसके अलावा आपत्तिजनक कंटेंट की निगरानी और उस सामग्री को हटाने जैसे नियम भी लागू करने को कहा गया। इन सब के लिए केंद्र सरकार ने देश में काम कर रही सभी सोशल मीडिया कंपनीज को 26 मई तक का समय दिया था, लेकिन अभी तक किसी भी कंपनी ने इन नियमों का पालन नहीं किया है। सिर्फ भारतीय सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म क्रू ने ही सरकार के दिशा निर्देशों के अनुसार आवश्यक नियुक्तियां की हैं। एक अधिकारी ने नाम न प्रकाशित करने की शर्त पर यह भी कहा कि इन प्लेटफॉर्म्स के लिए ये जरूरी नहीं था कि वे मंत्रालय को नियुक्तियों के संबंध में सूचित करें। वे अपनी वेबसाइट पर भी विवरण प्रस्तुत कर सकते थे, बस उन्हें नियम का किसी तरह पालन करना है। अधिकारी के मुताबिक नियमों को 25 फरवरी को अधिसूचित किया गया था और सोशल मीडिया कंपनीज को इसे लागू करने के लिए 3 माह का समय दिया गया था। सरकार द्वारा तय की गई डेडलाइन से एक दिन पहले फेसबुक ने मंगलवार को इस संबंध में अपना बयान दिया। फेसबुक ने कहा कि हमारा लक्ष्य आईटी नियमों के प्रावधानों का पालन करना है और कुछ ऐसे मुद्दों पर चर्चा करना जारी रखना है जिनके लिए सरकार के साथ अधिक जुड़ाव की आवश्यकता है। आईटी नियमों के अनुसार हम परिचालन प्रक्रियाओं को लागू करने और दक्षता में सुधार करने के लिए काम कर रहे हैं। हमारा प्लेटफॉर्म लोगों को स्वतंत्र रूप से और सुरक्षित रूप से खुद को व्यक्त करने की क्षमता के लिए प्रतिबद्ध है। रिपोर्ट, न्यूज़ ऑफ इंडिया। हिमंत बिस्व शर्मा ने विधानसभा के पहले ही सत्र में अपने तेवर दिखा दिए। सरकार ने असम में गोरक्षा के लिए विधानसभा के अगले सत्र में बिल पेश करने का इरादा जताया। अपने इरादे का बचाव करते हुए राज्य के नए मुख्यमंत्री हिमंत बिस्व शर्मा ने कहा कि जहां गौवंश की पूजा होती है और हिंदू रहा करते हैं, वहां गौ हत्या पर पाबंदी होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि हिंदू गाय की पूजा करते हैं, इसलिए गौमांस पर प्रतिबंध लगना चाहिए। उन्होंने असम विधानसभा में राज्यपाल के अभिभाषण के धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा के दौरान ऐसा कहा। बदरुद्दीन अजमल के नेतृत्व वाली विपक्षी पार्टी AIUDF ने डर जताया है कि प्रस्तावित बिल से मॉब लिंचिंग की घटनाओं में बढ़ोतरी होगी और मुस्लिमों के खिलाफ जिस तरह की हिंसा उत्तर भारत में हो रही है वैसा ही असम में भी होने लगेगा। मुख्यमंत्री शर्मा ने स्पष्ट किया, गाय हमारी माता है और हम नहीं चाहते कि पश्चिम बंगाल से असम में गौवंश की तस्करी हो या जहां गायों की पूजा होती है वहां गौमांस का भक्षण किया जाए। हिमंत बिस्व शर्मा ने स्पष्ट किया कि वो ऐसा नहीं कह रहे हैं कि सभी लोगों को अपनी स्वाभाविक आदतों को छोड़ देना चाहिए। उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और कर्नाटक में गोरक्षा के लिए पहले ही कानून बनाए जा चुके हैं। तीनों ही राज्यों में बीजेपी की सरकार है। असम के सीएम ने यूपी के दारुल उलूम के बयान का जिक्र करते हुए कहा कि उसने भी हिंदुओं के रहने के स्थान पर गौहत्या न करने की बात कही है, जहां मामला संवेदना से जुड़ जाता है। हिमंत बिस्व शर्मा ने कहा कि इसकी कोई जरूरत नहीं कि गुवाहाटी के फैंसी बाजार, गांधी बस्ती या शांतिपुर में होटल मदीना की मौजूदगी हो, क्योंकि वहां हिंदू रहते हैं और मामला संवेदनशील हो जाता है। जहां मामला संवेदनशील नहीं, वहां स्वाभाविक या व्यक्तिगत आदतें जारी रहनी चाहिए। उन्होंने दावा किया कि सरकारी नीति के डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स में ही बताया गया है कि गौहत्या नहीं होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि वो लोगों से अपील करते रहेंगे कि वो धीरे धीरे बीफ के लिए गौहत्या छोड़ें। उन्होंने असम में बदलाव के लिए बदरुद्दीन अजमल की पार्टी के विधायकों का भी समर्थन मांगा। 15वें असम विधानसभा के पहले सत्र को संबोधित करते हुए राज्यपाल जगदीश मुखी ने भी कहा कि लोग गाय का सम्मान करते हैं और पूजा करते हैं, इसलिए राज्य सरकार गौरक्षा के लिए अगले सत्र में नया बिल लाने जा रही है जिससे राज्य से बाहर गायों की तस्करी किए जाने की रोक हो सके। असम का मौजूदा कानून कहता है वेटरनरी अधिकारी द्वारा 14 से अधिक उम्र वाले गौवंश की बीफ के लिए हत्या की जा सकती है, लेकिन इसके लिए पहले प्रमाण पत्र प्राप्त करना पड़ेगा। बीजेपी विधायक मृणाल साइका ने कहा कि हमारा गायों के साथ धार्मिक जुड़ाव है, इसलिए हिंदू बाहुल्य इलाकों में न तो उनकी हत्या की जानी चाहिए और न ही कॉस्मोपॉलिटन क्षेत्रों में बीफ की खुलेआम खरीद बिक्री ही होनी चाहिए। उन्होंने कहा, ये गौहत्या विरोधी बिल नहीं बल्कि गौरक्षा बिल होगा।
उन्होंने दूध के साथ साथ गोबर और गौमूत्र के महत्व की बात करते हुए कहा कि असम में यूपी, बिहार और बांग्लादेश से गायों को लाकर तस्करी की जाती है, जो बंद होनी चाहिए। बीजेपी विधायक जयंत मल्ला बरुआह ने कहा कि हम गाय को माता कहकर पूजा करते हैं, हम गौहत्या और बीफ की खरीद बिक्री को बर्दाश्त नहीं कर सकते। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री की सोच ये है कि गाय के ट्रांसपोर्टेशन के नाम पर तस्करी नहीं होनी चाहिए। हालांकि AIUDF का सवाल है कि गोवा, मिजोरम और मणिपुर में सत्ता में रहने के बावजूद बीजेपी ऐसे विधेयक को लेकर क्यों नहीं आ रही। उन्होंने कहा कि ऐसे बिल से सामाजिक ताना माना बिगड़ जाएगा। द रिपोर्ट ऑफ इंडिया। जब पूरी दुनिया कोरोना को चाइनीज वायरस कह और बता रही थी, तब भारत सरकार का साफ स्टैंड यह था कि हम किसी भी महामारी को किसी देश के नाम के साथ जोड़कर नहीं देख सकते। लेकिन ऐसी सोच रखने वाले भारत में विपक्षी कांग्रेस अपनी सियासत के लिए कुछ भी कर गुजरने को तैयार है। यही वजह है कि बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे ने कोरोना के वेरिएंट को बार बार इंडियन वेरिएंट कहकर पुकारने के लिए कांग्रेस के शशि थरूर को संसद की सदस्यता के लिए अयोग्य घोषित करने की मांग की है। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला को लिखे पत्र में दुबे ने कहा कि थरूर सूचना तकनीक वाली संसद की स्थायी समिति के अध्यक्ष पद का इस्तेमाल अपनी पार्टी के हित साधने और केंद्र सरकार की छवि खराब करने में इस्तेमाल कर रहे हैं। निशिकांत दुबे भी IT टीम समिति के सदस्य हैं। दुबे ने पत्र में कहा कि स्थायी समिति के अध्यक्ष के रूप में शशि थरूर मर्यादा की सभी सीमाएं लांघ रहे हैं। टूल किट प्रकरण को लेकर वे केंद्र सरकार पर लगातार हमले कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि इतने बड़े कद के नेता से संयत व्यवहार की उम्मीद होती है, लेकिन वे जिस तरह से पेश आ रहे हैं वह उचित नहीं है। दुबे ने कहा कि कोरोना के भारत में पहली बार पाए गए वेरिएंट B.1.617 को विश्व स्वास्थ्य संगठन ने इसी नाम से पुकारे जाने की बात कही है। इंटरनेट मीडिया के सभी प्लेटफॉर्म को इस वेरिएंट को इंडियन वेरिएंट कहने से रोका है, तो एक सांसद क्यों इस नाम से पुकार रहा है इसे? यह देश और देशवासियों को शर्मिंदा करने की हरकत है। निशिकांत दुबे ने कहा कि थरूर बतौर संसदीय समिति के अध्यक्ष के रूप में ऐसे मुद्दों को भी उठा रहे हैं जो इस समिति के अधिकार क्षेत्र के बाहर के हैं। वे सरकार के साथ संसद की फजीहत करने के लिए अपने पद का दुरुपयोग कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि थरूर को देश की नहीं अपनी राजनीतिक आकांक्षाओं के हितों की चिंता है। वे राहुल गांधी का एजेंडा लागू करने के लिए देश को बदनाम कर रहे हैं। ऐसे शरारती तत्वों को संसद की स्थायी समिति के अध्यक्ष पद पर बरकरार रखना देश के लोकतंत्र के लिए बहुत घातक होगा। उन्होंने लोकसभा अध्यक्ष से थरूर को IT समिति के अध्यक्ष पद से हटाए जाने के साथ सदन की सदस्यता के लिए अयोग्य घोषित करने की मांग की है। इसके पहले भी दुबे और थरूर के बीच कई मुद्दों पर मतभेद खुलकर सामने आ चुके हैं। चाइनीज ऐप पर रोक लगाने, जम्मू कश्मीर में 4G सेवा पर रोक लगाने, फेसबुक विवाद को लेकर दोनों के बीच तीखी नोकझोंक हो चुकी है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ ऑफ इंडिया। अस्पतालों में बेड और ऑक्सीजन की कमी को लेकर अफरा तफरी मचाने वाले केजरीवाल इन दिनों वैक्सीन को लेकर दिल्ली में पैनिक करने की कोशिश कर रहे हैं। आबादी के अनुपात के हिसाब से दिल्ली को दूसरे राज्यों की अपेक्षा ज्यादा वैक्सीन दिया गया है। फिर भी केजरीवाल हर दिन एक नया नाटक करके अफरा तफरी का माहौल बनाने में जुटे हैं। केजरीवाल की इन हरकतों को देखते हुए बीजेपी सांसद गौतम गंभीर ने अरविंद केजरीवाल की क्लास लगा डाली और उनसे ताबड़तोड़ 5 सुलगते हुए सवाल पूछ डाले। केजरीवाल ने कहा कि दिल्ली में युवाओं की वैक्सीन खत्म हो गई है और उनके वैक्सीन सेंटर पिछले 4 दिनों से बंद है। उन्होंने बताया कि बुजुर्गों की कोवैक्सीन भी खत्म हो गई है। बकौल दिल्ली सीएम उन्होंने केंद्र सरकार को लिखा है, लेकिन अभी तक वैक्सीन आई नहीं है। केजरीवाल ने यहाँ तक दावा किया कि कोरोना महामारी के इस दौर में देश भर में कई टीका केंद्र बंद हो गए हैं। आम आदमी पार्टी के सर्वे सर्वा केजरीवाल ने कहा कि देश में वैक्सीन की जबरदस्त किल्लत है। अगर देश के लोगों को सही समय पर वैक्सीन लगा दी जाती तो शायद कोरोना दूसरी लहर के प्रकोप को काफी कम किया जा सकता था। उन्होंने कहा कि मेरी जानकारी के मुताबिक शायद अभी तक कोई भी राज्य वैक्सीन के एक भी अतिरिक्त टीके का इंतजाम नहीं कर पाया है। ये वक्त 130 करोड़ लोगों को मिलकर इस महामारी से मुकाबला करने का है। केजरीवाल ने आगे ज्ञान देते हुए कहा कि कोरोना को हराने के लिए हमें टीम इंडिया मिलकर काम करना पड़ेगा। लोगों ने उनके इस बयान को लेकर उनकी आलोचना की। किसी ने उनसे कोरोना वैक्सीन ऑर्डर के डिटेल्स मांगे तो किसी ने बताया कि बिहार जैसे गरीब राज्य का भी कोरोना टीकाकरण में शानदार प्रदर्शन रहा है। एक यूजर ने पूछा कि बाकी सीएम इतने परेशान क्यों नहीं हैं जितना हाई तौबा केजरीवाल मचा रहे हैं। दिल्ली के सांसद गौतम गंभीर ने अरविंद केजरीवाल के आरोपों का जवाब दिया है।
गौतम गंभीर ने कहा कि टीकाकरण को लेकर केजरीवाल सरकार ने जिस तरह अफरा तफरी और लोगों के अंदर डर का माहौल बनाया हुआ है, वो उनकी घटिया और निचले स्तर की राजनीति को बताता है। उन्होंने केजरीवाल को आंकड़ों का आईना दिखाते हुए कहा कि दिल्ली की कुल आबादी 2 करोड़ है, जो पूरे देश की जनसंख्या का लगभग 1.6% के बराबर है। अभी देश के कुल 20 करोड़ वैक्सीन लग चुके हैं, यानी कुल आबादी और कुल वैक्सीन के हिसाब से दिल्ली को लगभग 35 लाख वैक्सीन मिलना चाहिए, जबकि दिल्ली को इससे 16 लाख अधिक वैक्सीन मिले हैं। फिर भी अरविंद केजरीवाल आरोप लगा रहे हैं। गौतम गंभीर ने केजरीवाल से पूछा कि केंद्र सरकार जब केजरीवाल सरकार को वैक्सीन दे रही थी तब वे कंपनी से सीधा खरीदने की मांग कर रहे थे, लेकिन जब इजाजत मिली तब पलटवार केंद्र सरकार से वैक्सीन की मांग क्यों करने लगे। गौतम गंभीर ने दूसरा सवाल यह पूछा कि केजरीवाल सरकार इसकी जानकारी दे दे कि दिल्ली में 50 लाख से अधिक लोगों को वैक्सीन लग चुकी है। वैक्सीन खरीद में आम आदमी पार्टी का क्या योगदान है। तीसरा गंभीर सवाल यह था कि केजरीवाल सरकार ने वैक्सीन खरीदने के लिए ऑर्डर कब दिया। केंद्र की इजाजत के बाद भी अभी तक वैक्सीन क्यों नहीं ली। दिल्ली की भोली भाली जनता को वैक्सीन के नाम पर धोखा क्यों। केंद्र द्वारा रोड मैप दिए जाने के बावजूद केजरीवाल अफरा तफरी क्यों पैदा कर रहे हैं। दिल्ली में टीकाकरण की गति भी काफी धीमी है। जिन्हें दूसरा डोज लगवाना है उनके लिए समस्या उत्पन्न हो गई है। 18 साल से अधिक उम्र के लोगों के लिए सरकारी साइट्स पर फ्री वैक्सीनेशन लगभग बंद हो गया है। केवल प्राइवेट अस्पतालों में पेड वैक्सीनेशन जारी है। जिनकी दूसरे डोज का समय बीत जाएगा उनका क्या होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ ऑफ इंडिया।